अस्सलामुअलैकुम। आज हमने बात करनी है पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के न्यू सिलेबस के मुताबिक यूनिट नंबर 8। और यूनिट नंबर 8 का जो नाम रखा गया वो है एवोल्यूशन। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि व्हाट इज़ एवोल्यूशन। सिंपली और इस लेवल पे आपको यही बताना कि एवोल्यूशन इज अ चेंज फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। एवोल्यूशन इज अ चेंज फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। एवोल्यूशन इज अ चेंज फ्रॉम प्रोकैरियोटिक सेल टू यूकैरियोटिक सेल। एवोल्यूशन इज अ चेंज फ्रॉम यूनिसेलुलर टू multicellular organism. Evolution is a change from open circulatory system to closed circulatory system. Evolution is a change from sac type digestive system to tube type digestive system. Evolution is a change from diffused nervous system to centralized nervous system. Evolution is a change from simple to complex. तो प्यारे बच्चों, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने लास्ट ईयर इसमें से जो MCQ पूछे उनका नंबर 3 है। यानी एवोल्यूशन वाले पोर्शन में से लास्ट ईयर 3 MCQs पूछे गए। तो आइए, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने इस यूनिट 8 यानी एवोल्यूशन में जिन टॉपिक्स को स्पेसिफाई किया है, जिन पे हमने बात करनी है, वो देख लीजिए। बहुत ही आसान, यानी हम बात करेंगे ओरिजिन ऑफ लाइफ की थ्रू ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, कि ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के थ्रू ओरिजिन ऑफ लाइफ किस तरह से होती है। फिर पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने जो दूसरा टॉपिक इसमें स्पेसिफाई किया वो थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। और थर्ड पॉइंट और थर्ड टॉपिक जो हम एवोल्यूशन के अंदर पढ़ेंगे वो थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन बाय डार्विन। तो आइए सबसे पहले टॉपिक की तरफ मूव करते और उसे क्या कहते, ओरिजिन ऑफ लाइफ थ्रू ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। तो यहाँ पर आपके सर लिख रहे क्या, ओरिजिन। ये यकीनन आपके मन के अंदर भी ये सवाल होगा कि सर ओरिजिन ऑफ लाइफ कहाँ से हुआ और किस तरह से हुआ। तो प्यारे बच्चों, उस ज़माने के जो हालात हैं वो अगरचे हमें मालूम नहीं, तो हाइपोथेसिस के थ्रू एक्सप्लेनेशन होती है। ओरिजिन ऑफ लाइफ किस तरह से होती है, इसके हवाले से एक हाइपोथेसिस दिया गया और उसे बोलते हैं क्या, वेंट हाइपोथेसिस। वेंट आपको मालूम है स्प्रिंग्स को कहते, हॉट स्प्रिंग्स, वेंट हाइपोथेसिस। अब वेंट हाइपोथेसिस के मुताबिक ये है कि लाइफ वाटर से स्टार्ट होती है, हॉट वाटर स्प्रिंग्स से, यानी उन्हें बोलते थे क्या, हाइड्रोथर्मल वेंट्स कहते। सुन लीजिए क्यों कहते। हाइड्रो तो आपको मालूम वाटर को कहते, और थर्म हीट को या हॉट के साथ एसोसिएट किया, यानी हॉट वाटर वेंट्स बोलिए तो किसे कहते, स्प्रिंग्स को कहते। ऐसी जगह जहां पर बहुत ज़्यादा गर्म पानी हो और एक पोर के थ्रू वो बाहर भी आ रहा हो, वोल्केनोज की बात कीजिए, गीजर्स के हवाले से बात होती है, हाइड्रो वाटर को कहते। थर्म हॉट के साथ एसोसिएट किया, यानी हॉट वाटर स्प्रिंग्स। लाइफ यहाँ से शुरू होती है। प्यारे बच्चों, ये जो हाइपोथेसिस है इसकी कोई बेसिक भी तो होगी, कोई रीज़न भी तो होगी कि ये कहा गया कि लाइफ हॉट वाटर से और हॉट वाटर स्प्रिंग्स से लाइफ शुरू होती है। इसकी वजह क्या, इसकी वजह यह है कि अगर आप अर्लीस्ट लाइफ फॉर्म के हवाले से बात कीजिए तो वो बैक्टीरिया की मिलती है, और बैक्टीरिया के अंदर भी पर्टिकुलरली हम लोग जिक्र करते किसका, आर्कियोबैक्टीरिया का। अब सुन लीजिए ये आर्कियोबैक्टीरिया क्या होते।
याद रखिए, आर्कियो एंशियंट को कहते, बैक्टीरिया बैक्टीरिया को कहते। अब सिंपली इनको आर्किया बोलते हैं, आर्कियो एंशियंट को कहते। तो प्यारे बच्चों, आपको कैसे मालूम होगा ये आर्कियो बैक्टीरिया है या ये यू बैक्टीरिया है? ये कौन से वाला बैक्टीरिया? क्या बैक्टीरिया के ऊपर कोई मॉडल लिखा होता है कि ये 1985 मॉडल है? नहीं प्यारे बच्चों, ऐसी बात नहीं है। बहुत सारी उनकी करेक्टरिस्टिक्स ऐसी होती हैं जो उनको यू बैक्टीरिया से डिफ्रेंशिएट करती हैं। फॉर एग्जांपल, आर्कियोबैक्टीरिया की जो सेल वॉल की केमिकल कंपोजिशन है उसमें पेप्टिडोग्लाइकेन नहीं होता। यानी अगर आप किसी बैक्टीरिया को स्टडी कीजिए, उसके पास सेल वॉल हो और सेल वॉल की केमिकल कंपोजिशन में पेप्टिडोग्लाइकेन ना हो, बल्कि प्रोटीन हो, ग्लाइकोप्रोटीन हो, पॉलीसैकेराइड हो, तो फिर आप क्या कहना कि ये आर्कियोबैक्टीरिया है। और आर्कियोबैक्टीरिया के अंदर चेंज भी बहुत कम है। और प्यारे बच्चों, 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये सरवाइव कर रहे, यानी हाइड्रोथर्मल वेंट्स के अंदर होते। अब ये लाइफ किस तरह से ओरिजिनेट होती है? प्यारे बच्चों, एक अजम्पशन, एक ख्याल ये है कि उस एनवायरनमेंट के अंदर इस कदर हाई टेम्परेचर पे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के मिलने से अर्ली लाइफ की फॉर्मेशन होती है। आज से तकरीबन कितना अरसा पहले प्रोकैरियोटिक सेल की एवोल्यूशन होती है? आपकी किताब ने लिखा है कि ओवर 3.5 बिलियन years ago ओरिजिन ऑफ लाइफ होती है। इस कदर हाई टेम्परेचर पे इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के मिलने से पहले सेल की एवोल्यूशन होती है। और फिर प्यारे बच्चों, ये प्रोकैरियोटिक सेल की एवोल्यूशन होती है। और वो कौन है? हम आर्कियोबैक्टीरिया के साथ एसोसिएट करते हैं। अब इसके बाद जो अर्ली लाइफ थी वो किस तरह की थी? क्या वो ऑटोट्रॉफिक थे या हेट्रोट्रॉफिक? आप अर्ली लाइफ के हवाले से बात कीजिए तो पहली जो लाइफ थी वो एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉफ थे। सबसे पहले आप बता दीजिए कि हेट्रोट्रॉफ किसे कहते? हेट्रो अदर्स को कहते, ट्रॉफ फीडिंग को कहते। तो जिनको अदर्स फीड करें वो कौन? हेट्रोट्रॉफ। और प्यारे बच्चों, अगर वो डाइजेस्टेड फॉर्म में फूड को एब्जॉर्ब करें, यानी डाइजेशन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर हो, यानी वो मॉलिक्यूल डिफ्यूजेबल फॉर्म के अंदर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर हो और ऑर्गेनिज्म उस रेडीमेड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब कर ले, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्या कहते? एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉफ बोलते। तो प्यारे बच्चों, शुरू में लाइफ जो थी वो कैसी? वो एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉफ थे। फिर ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफिक होना शुरू हो गए। ऑटो बोलिए तो क्या? सेल्फ को कहते, ट्रॉफ फीडिंग को कहते। तो जो सेल्फ फीडिंग करें, यानी जो अपनी फूड को खुद बनाएं। प्यारे बच्चों, आप बताइए कि हम ह्यूमन अगर अपना खाना खुद बनाएं तो क्या हम ऑटोट्रॉफिक होंगे? नहीं प्यारे बच्चों, एक रूल है, वो ये कि वो ऑर्गेनिज्म जो इनऑर्गेनिक मटेरियल से ऑर्गेनिक मटेरियल की फॉर्मेशन करें वो कौन? ऑटोट्रॉफिक। और जो रेडीमेड ऑर्गेनिक फॉर्म के अंदर फूड की इनटेक करते उन्हें क्या बोलते? हेट्रोट्रॉफ बोलते। फिर ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफिक होना शुरू हो गए। ऑटो बोलिए तो क्या? सेल्फ को कहते, ट्रॉफ फीडिंग को कहते, यानी सेल्फ फीडिंग करेंगे, यानी इन ऑर्गेनिक मटीरियल से ऑर्गेनिक मटीरियल की फॉर्मेशन करना शुरू हो गए। इनऑर्गेनिक मटेरियल से फिर प्यारे बच्चों फॉर्मेशन होना शुरू हो गई, किसकी? ऑर्गेनिक मटेरियल की। और प्यारे बच्चों,
अगर इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, अगर तो वो इनऑर्गेनिक केमिकल्स की ऑक्सीडेशन हो, यानी ऑक्सीडेशन हो इनऑर्गेनिक केमिकल्स की, और उससे जो एनर्जी निकले और उस एनर्जी को इस्तेमाल करें, और फिर प्यारे बच्चों इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक मटेरियल की फॉर्मेशन हो, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को कीमोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म कहते। यानी जो इनऑर्गेनिक केमिकल्स की ऑक्सीडेशन से एनर्जी निकले, उस एनर्जी को यूज़ करें और इनऑर्गेनिक मटेरियल से ऑर्गेनिक मटेरियल की फॉर्मेशन करें, तो उन्हें क्या बोलते? कीमोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म कहते। और प्यारे बच्चों अगर सोर्स ऑफ एनर्जी में लाइट को इस्तेमाल करें और इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक मटेरियल की फॉर्मेशन करें, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म कहते। यानी अगर आप कीमोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म की बात कीजिए या फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म की बात कीजिए, तो एक फ़र्क तो ये है कि सोर्स ऑफ एनर्जी में किसको इस्तेमाल करते। यानी कीमोसिंथेटिक और फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स दोनों इनऑर्गेनिक मटेरियल से ऑर्गेनिक मटेरियल की फॉर्मेशन करेंगे, लेकिन अगर सोर्स ऑफ एनर्जी में इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की ऑक्सीडेशन हो, जो एनर्जी निकले उसको इस्तेमाल करें, वो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। और जो इनऑर्गेनिक मटेरियल से ऑर्गेनिक मटेरियल बनाएं और सोर्स ऑफ एनर्जी में लाइट को इस्तेमाल करें, उन्हें फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स कहते। और शुरू में जो ऑर्गेनिजम्स फोटोसिंथेसिस में रिएक्टेंट्स को इस्तेमाल करते थे, आप वो देख लीजिए होता क्या था। यानी रिएक्टेंट्स के अंदर वो फोटोसिंथेसिस में जिन रिएक्टेंट्स को इस्तेमाल करते थे वो देख लीजिए। यानी कार्बन डाइऑक्साइड तो थी, और साथ में याद रखिए आपके मन में आ रहा होगा कि वाटर इस्तेमाल करते होंगे। नहीं प्यारे बच्चों, पहले वो इस्तेमाल करते थे हाइड्रोजन सल्फाइड। और फिर एनर्जी की बात कीजिए, और चूंकि अगर कीमोसिंथेटिक है तो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की ऑक्सीडेशन से जो एनर्जी निकलती और फिर फॉर्मेशन करते थे किसकी? कार्बोहाइड्रेट की। ये आपके सर मोनोसैकेराइड का जो जनरल फॉर्मूला ये वो लिख दिया आपके सामने। और साथ में आप देखिए इधर चूंकि हाइड्रोजन सल्फाइड इस्तेमाल होता था, तो यहाँ पर फॉर्मेशन होती थी किसकी? सल्फर की फॉर्मेशन होती थी। और प्यारे बच्चों गौर कीजिए, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसके अंदर ये हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, यानी रिडक्शन हो जाएगी। तो रिडक्शन के लिए हाइड्रोजन सल्फाइड को इस्तेमाल किया करते थे। फिर धीरे धीरे एवोल्यूशन होती गई, जेनेटिक मटेरियल के अंदर मॉडिफिकेशन होती गई। फिर क्या हुआ? फिर ऑर्गेनिजम्स कार्बन डाइऑक्साइड अब एंजाइम रिएक्टेंट्स में वाटर को इस्तेमाल करते। और प्यारे बच्चों फिर क्या होता है? एनर्जी और फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगी किसकी? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की। इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल यानी कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन होना शुरू हो गई। और ये आपके सर ने कार्बोहाइड्रेट का जनरल फॉर्मूला लिख दिया। यहाँ पर बताइए क्या आएगा? इधर हाइड्रोजन सल्फाइड था तो यहाँ पर सल्फर आती है, इधर वाटर है तो यहाँ पर बात हो जाएगी किसकी? ऑक्सीजन की। और याद रखिए साथ में वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन भी होती है, ये भी तो प्रोडक्ट के अंदर आता है। अब प्यारे बच्चों पहले जो एनवायरनमेंट थी वो रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट थी, यानी आप देखिए हाइड्रोजन की एडिशन हो रही, रिडक्शन हो रही। यानी इसका मतलब ये है कि फ्री फॉर्म में यानी मोलेकुलर फॉर्म के अंदर ऑक्सीजन अवेलेबल ना थी, तो प्यारे बच्चों इस फोटोसिंथेसिस की वजह से ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस होना शुरू हुई। यानी ऐसी फोटोसिंथेसिस जिसमें ऑक्सीजन जनरेट होना शुरू हो गई। ऑक्सीजन के आने के साथ एनवायरनमेंट ऑक्सीडाइजिंग होना शुरू हो गई। अब ये एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी हुआ करेगी और ऑक्सीडेशन हो जाया करेगी। ये ऑक्सीजन धीरे धीरे
एटमॉस्फेयर के अंदर इक्यूमुलेट होती गई और ये O2 से O3 यानी ओजोन की सूरत के अंदर आना शुरू हो गई। और प्यारे बच्चों, आज से तकरीबन 420 मिलियन years ago ओजोन की एक प्रोटेक्टिव लेयर की फॉर्मेशन हो गई। तो प्यारे बच्चों, ये कुछ इस तरह की एनवायरनमेंट थी, यानी हाइड्रोथर्मल वेंट्स। समरी सी सुना रहा हूं, फिर सुन लीजिए कि हाइड्रोथर्मल वेंट्स थे। और प्यारे बच्चों, अगर आप इनका टेम्परेचर देखिए 120 डिग्री सेंटीग्रेड, इस कदर हाई टेम्परेचर से लाइफ ओरिजिनेट करती है, एवोल्यूशन ऑफ लाइफ होती है। यही तो ऑर्गेनिक एवोल्यूशन है। ऑर्गेनिक ऑर्गन से है, ऑर्गेनिज्म से है। यही कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन है कि लाइफ का जो ओरिजिन है वो किस तरह से होता है। 120 डिग्री सेंटीग्रेड, इस कदर हाई टेम्परेचर पे इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के मिलने से लाइफ ओरिजिनेट होती है। और ये जो प्यारे बच्चों ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनते थे, यही सोर्स ऑफ फूड था। फिर ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफिक होना शुरू हो गए। पहले फोटोसिंथेसिस में हाइड्रोजन सल्फाइड को इस्तेमाल करते थे, फिर वाटर को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ऑक्सीजन इवॉल्व होना शुरू हुई तो एनवायरनमेंट ऑक्सीडाइजिंग होना शुरू हो गई। और प्यारे बच्चों, यही ऑक्सीजन एक्यूमुलेट होकर फिर O3 ओजोन बनना शुरू हो गई। और आज से तकरीबन 420 मिलियन ईयर्स अगो ओजोन की एक प्रोटेक्टिव लेयर की फॉर्मेशन हो गई। अब मजीद अल्ट्रा वायलेट आपकी अर्थ पे नहीं आएगी, तो इससे होगा क्या, टेम्परेचर कुछ नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाएगा, टेम्परेचर कुछ बेहतर होना शुरू हो जाएगा। और फर्स्ट लाइफ जो ओरिजिनेट होती है, यानी प्रोकैरियोटिक सेल यानी आर्कियोबैक्टीरिया की बात कीजिए, तो इसकी एवोल्यूशन आज से कितना ज़माना पहले हुई। हम कहते ओवर 3.5 बिलियन ईयर्स अगो होती है। अब आइए, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के मुताबिक जो दूसरा टॉपिक आपके एमडी कैट के सिलेबस का पार्ट है, वो थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स बाय लेमार्क है। तो सिंपली अगर मैं इसको बोलना चाहूं तो हम इसे कहते लेमार्किज्म। प्यारे बच्चों, लेमार्किज्म किसे कहते, हम कहते the ideas about evolution presented by Lamarck is known as Lamarckism। प्यारे बच्चों, लेमार्क की बात इसीलिए भी करनी है कि सबसे पहले एवोल्यूशन के ऊपर जो बात करने वाले वो लेमार्क साहब हैं। यानी इन्होंने ही तो बताया कि ऑर्गेनिजम्स के अंदर चेंज आता है। यही तो सबसे पहले बताने वाले थे कि सिंपल ऑर्गेनिज्म से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स की फॉर्मेशन होती है। अगरचे इनकी एक्सप्लेनेशन पे बहुत सारी ऑब्जेक्शंस हैं, लेकिन जो आइडिया है कि सिंपल से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स की फॉर्मेशन होती है, वो लेमार्क साहब ने सबसे पहले दिया। इसीलिए लेमार्क की बात करना ज़रूरी कि ये किस तरह से एवोल्यूशन को देखते हैं, यानी सिंपल से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स की फॉर्मेशन किस तरह से होती है। आइए लेमार्किज्म की बात करते। बता दीजिए व्हाट इज लेमार्किज्म। हम कहते द आइडियाज अबाउट एवोल्यूशन प्रेजेंटेड बाय लेमार्क इज नॉन एज लेमार्किज्म। यानी लेमार्क साहब ने एवोल्यूशन के हवाले से जो बातें की हैं उन्हें हम क्या कहते, लेमार्किज्म कहते। और इनकी जो थ्योरी है कि थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर आप इस थ्योरी के पोस्टुलेट्स की बात कीजिए, इसके जो पॉइंट्स हैं आप उनके हवाले से बात कीजिए, तो आपको 2 पॉइंट्स मिलते हैं। एक पॉइंट ये लिख दिया और दूसरा पॉइंट ये है, इस पे बात करेंगे और आज का जो टॉपिक्स जो आपको पढ़ाने थे वो मुकम्मल हो जाएंगे। पहला इनका जो पॉइंट है वो देखिए, इनका कहना ये है, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन।
अगरचे ये भी सभी के ऊपर एप्लीकेबल तो नहीं। और दूसरा पॉइंट देखिए कि इनका ये कहना था कि इनहेरिटेंस होती है, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। अब प्यारे बच्चों, दोनों पॉइंट्स पे हम धीरे धीरे बात करेंगे। सबसे पहले आ जाइए बात करते हैं किसकी, कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले बात करेंगे यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। ये जो पॉइंट है इसका ये क्या कहता है, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। आपको यूज का तो मीनिंग मालूम होगा, आप बताइए डिसयूज और मिस यूज के अंदर क्या फर्क होता है। याद रखिए मिस यूज ये है कि आप किसी चीज को गलत अंदाज के अंदर इस्तेमाल करें। फॉर एग्जांपल, अगर ये जो नियॉन मार्कर्स हैं ये ग्लास बोर्ड पर लिखने के लिए हैं, अगर आप इसको जमीन पर लिखना शुरू कर दीजिए तो ये आप उसका मिस यूज कर रहे। अब डिस यूज क्या होता है, अगर आपके पास कोई चीज अवेलेबल हो और आप उसको यूज ही ना करो तो ये क्या है, डिस यूज है। तो लेमार्क साहब के मुताबिक ये है कि आप जिन ऑर्गन्स को ज़्यादा यूज़ करोगे वो ज़्यादा स्ट्रोंग होना शुरू हो जाएंगे, वो ज़्यादा डिवेलप होना शुरू हो जाएंगे, और जिराफ की नेक के केस में वो ज़्यादा लॉन्ग होना शुरू हो जाएंगे। और दूसरा पॉइंट, इसी पॉइंट में देखिए डिसयूज, इसके मुताबिक ये है कि जिन ऑर्गन्स को आप डिसयूज करेंगे, यानी जिन ऑर्गन्स को आप यूज नहीं करेंगे, वो धीरे धीरे डिटीरियोरेट होते रहेंगे, कम होते होते डिमिनिश हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स की एक्सप्लेनेशन के अंदर वो बताते हैं, यानी ये पॉइंट किसी हद तक तो ठीक है। जैसे अगर आप ब्लैक स्मिथ के हवाले से बात कीजिए, जो लोहार होते हैं, जो लोहे को कूटते हैं, तो प्यारे बच्चों चूंकि उनके बाइसेप मुसलसल वर्क करते हैं, उस वर्किंग की वजह से आप देखिए उनके बाइसेप वो ज़्यादा स्ट्रोंग हो जाएंगे, ज़्यादा डिवेलप हो जाएंगे। ये एग्जाम्पल है किसकी, यूज़ ऑफ ऑर्गन्स की। फिर इसी तरह से जो ख़वातीन वो हील वाली चप्पल पहनती हैं तो उनके काफ मसल्स मुसलसल वर्किंग पोजीशन में होते हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा हार्ड होना शुरू हो जाएंगे, डिवेलप होना शुरू हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग होना शुरू हो जाएंगे। फिर प्यारे बच्चों, ऐसे ही जो बॉडी बिल्डर हजरात होते, जो अपनी बॉडी को बिल्ड करते हैं, आप देखिए उनके मसल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा डिवेलप हो जाते हैं। ये बात तो ठीक है कि यूज़ ऑफ ऑर्गन, कि जिन ऑर्गन्स को ज़्यादा यूज़ करेंगे वो ज़्यादा स्ट्रोंग होना शुरू हो जाएंगे, वो ज़्यादा डिवेलप होना शुरू हो जाएंगे। ब्लैक स्मिथ के साथ लेमार्क साहब जो एग्जाम्पल दे रहे वो लॉन्ग नेक ऑफ जिराफ की बात है। यानी प्यारे बच्चों क्या हुआ, उनका ये कहना था कि जिराफ ने फूड को हासिल करने के लिए, चूँकि फूड बुनियादी चाहतों में शामिल तो है, तो प्यारे बच्चों फूड को जो ऊपर होती थी, पत्ते जो ऊपर होते थे, उनको हासिल करने के लिए जिराफ ने अपनी नेक को लॉन्ग करना शुरू कर दिया, और किया तो ये यूज ऑफ ऑर्गन से उनकी नेक लॉन्ग हो गई। क्या ऐसे हो सकता है? जी प्यारे बच्चों, ऐसे होता है। एक एरिया है, वहाँ की ख़वातीन अपने गले में एक रिंग पहन लिया करती हैं, और फिर प्यारे बच्चों ये जो नेक मसल्स मुसलसल वर्किंग पोजीशन में होते हैं, तो प्यारे बच्चों क्या होता है, धीरे धीरे वो नंबर ऑफ रिंग्स को इंक्रीज कर रही होती हैं, और फिर उनकी नेक भी लॉन्ग हो जाती है। ये एग्जाम्पल है बेटे, यानी जिन ऑर्गन्स को ज़्यादा यूज़ करेंगे वो ज़्यादा स्ट्रोंग हो जाएंगे, ज़्यादा डिवेलप हो जाएंगे। अब डिसयूज ऑफ ऑर्गन के हवाले से बात कीजिए तो लेमार्क साहब के मुताबिक ये है कि स्नेक्स की जो लेग्स हैं, इन्होंने उसको डिसयूज करना शुरू कर दिया, उसको इस्तेमाल नहीं करते थे, तो लेग्स डिटीरियोरेट होते होते ख़त्म होना शुरू हो गई। कि एक तो रैपिडली अगर मूव करना हो तो लेग्स इंटरफियर करती थी उस डेलिब्रेट मोशन में, उस स्पीडी मोशन के अंदर लेग्स क्या कर रही थी, इंटरफेरेंस। तो ये अपनी बॉडी के मस्कुलेचर को इस्तेमाल करते, उस मस्कुलेचर के इस्तेमाल की वजह से मसल्स तो स्ट्रोंग होना
होना शुरू हो गए, लेकिन लेग्स डिटीरियोरेट होते होते ख़त्म होना शुरू हो गई। ये लेमार्क साहब ने एग्जाम्पल दी है, जो कि मैं तो नहीं मानता। अब नेक्स्ट ज़रा देखिए, एक साहब ने एक एग्जाम्पल दी कि बाहर की दुनिया में, यूरोप के अंदर ऐसे होता है कि जब कोई बकरा या चतरा या कोई इसी तरह का एनिमल उसकी बर्थ होती है, तो उसको एक स्क्वायर बॉक्स के अंदर रखते हैं और उसी स्क्वायर बॉक्स के अंदर उसको फूड मटेरियल भी दे रहे होते हैं, सब कुछ दे रहे होते हैं, ताकि प्यारे बच्चों उसी एरिया के अंदर उसकी ग्रोथ होती रहे। और वो फूड इनटेक जब करेगा तो बॉडी मास इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। लेकिन चूंकि मस्कुलर एक्टिविटी नहीं होती है, तो मसल ज़्यादा हार्ड नहीं हो पाते हैं, मसल ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाते हैं। फिर जब वो उस ऑर्गेनिज्म को ज़बह करते हैं, तो प्यारे बच्चों, चूंकि उसकी कोई वर्किंग नहीं होती है, कोई हार्ड एक्टिविटीज़ के अंदर वो इन्वॉल्व नहीं होता है, भागता फिरता नहीं है, तो उसके मसल्स चूँकि बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होते, बल्कि मसल्स का तो डिसयूज़ हो रहा है, तो वो धीरे धीरे डिटीरियोरेट होते हैं। ये तो आपने मसल के टॉपिक में एट्रोफी के नाम से भी पढ़ा था कि मसल्स की डिटीरियोरेशन होती है। फिर प्यारे बच्चों, ऐसा जो ऑर्गेनिज्म, वो बकरा हो सकता है, उसकी जो बोटी होती है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, और अगर आप खा लीजिए तो वो आपके मैदे में, स्टमक में नहीं, इतनी वो सॉफ्ट होती है, आपकी रूह में उतर जाएगी। यानी ये एग्जाम्पल है किसकी? डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स की, कि जिन ऑर्गन्स को आप डिसयूज करेंगे वो डिटीरियोरेट होते होते ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। अब प्यारे बच्चों, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स की बात कीजिए तो ये तो बहुत सारी जगहों पर एप्लीकेबल होता भी है और कुछ ऑर्गन्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं भी है। फिर इसी तरह से दूसरा पॉइंट जो इसका है वो देखिए कि इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। एक्वायर्ड कैरेक्टर्स या एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? याद रखिए, वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो आप यूज ऑफ ऑर्गन से हासिल करें। यानी एक बंदा अपनी लाइफ टाइम में अपनी एफर्ट से जिन कैरेक्टर्स को, जिन कैरेक्टरिस्टिक्स को हासिल करता है, उन्हें क्या बोलते? एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे प्यारे बच्चों, बॉडी बिल्डर हजरात जो होते, ये मस्कुलर एक्टिविटी की वजह से अपनी बॉडी को डेवलप करते, तो ये उनका क्या है? एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फिर ऐसे ही जो खवातीन अपने नेक में एक रिंग सा पहन लिया करती हैं और उनकी नेक लंबी हो गई, तो प्यारे बच्चों, ये जो उन्होंने अपनी एफर्ट से एक चीज को हासिल किया, इसे एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स कहते। और लेमार्क साहब के मुताबिक तो ये है कि इन कैरेक्टरिस्टिक्स की इनहेरिटेंस भी हो सकता है। यानी प्यारे बच्चों, इसका मतलब ये है कि अगर एक बॉडी बिल्डर जो है, उसके घर में अगर किसी बच्चे की बर्थ होती है, तो वो भी उसी की तरह से, उसके मसल्स भी वैसे ही स्ट्रोंग होंगे, ज्यादा डेवलप्ड फॉर्म के अंदर होंगे। नहीं प्यारे बच्चों, ऐसा तो नहीं होता। जैसे किसी ने पूछा था कि आपके गांव में कोई बड़ा बंदा पैदा हुआ है? उन्होंने कहा नहीं जी, यहाँ पर छोटे छोटे पैदा होते हैं। तो मतलब बताने का ये है कि जो पैदा होगा वो बॉडी बिल्डर तो नहीं होगा। या इसी तरह से कोई पहलवान का बच्चा जो है वो पैदा होते ही पहलवान हो जाए, या कोई डॉक्टर साहब का बच्चा है वो पैदा होते ही कोई मेडिसिन लिख कर दे कि ये मेडिसिन ले आए। नहीं प्यारे बच्चों, ऐसा नहीं होता है। यानी जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो आप अपनी एफर्ट से हासिल करते हो, वो नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग में पास थ्रू नहीं होती हैं, यानी उनका इनहेरिटेंस नहीं होता है। यानी बात ये बतानी है आपको कि आपका जो भी फिनोटाइप है, चाहे वो आप अपनी शेप स्ट्रक्चर के हवाले से बात कीजिए, बायोकेमिकल प्रोसेसेस के हवाले से बात कीजिए, यानी किसी भी कैरेक्टरिस्टिक्स के हवाले से बात कीजिए, तो दो फैक्टर्स उसमें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले कर रहे होते हैं। एक तो प्यारे बच्चों एनवायरमेंटल फैक्टर, वो इन्फ्लुएंस कर रहा होता है, और फिर प्यारे बच्चों जो दूसरा फैक्टर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जेनेटिक फैक्टर है। यानी हम ये कहते
उन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स की इनहेरिटेंस हो सकती है जिसकी इंफॉर्मेशन स्पर्म में और एग के अंदर जो डीएनए है उसके अंदर मौजूद होगी। तो ये लेमार्क साहब ने ये जो आइडिया पेश किया कि इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, तो याद रखिए एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स की इनहेरिटेंस नहीं होती है, सिर्फ उन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स की इनहेरिटेंस होती है जिसकी इंफॉर्मेशन क्रोमोसोम पे, डीएनए के अंदर, स्पर्म एग के अंदर इंफॉर्मेशन मौजूद होती है, उन्हीं का इनहेरिटेंस हो सकता है। इसे पढ़ लीजिएगा, कोई बात ना समझ आए पूछ लीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज।